एक दारूवाला का लिखा हुआ अंडर वाटर नोट्स एक बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक पोएम है। ठीक है, इसका जो सब टाइटल है दैट इज ऑन रीविजिटिंग अ ड्रीम। इस सब टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो अंडर वाटर नोट्स पोएम में जो भी कुछ बताया गया है वो सरफेस रियलिटी नहीं है, वो ड्रीम रियलिटी है। यानी जो पोएट है वो अपना सपने में ऐसा देखे हैं या अपना इमेजिनेशन में वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो टाइटल है, टाइटल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अंडर वाटर नोट्स का मतलब क्या है। ऐसा कुछ नोट्स, ऐसा कुछ लिखावट, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट जो उन्होंने पानी का नीचे लिखा है। पानी का नीचे मतलब क्या, ये रियल पानी है? नहीं, ये सिंबॉलिक पानी है। अंडर वाटर मतलब यहां अंडर द सरफेस वाटर ऑफ आवर माइंड, हम लोग का जो मन है, मन के नीचे लिखा गया नोट, यानी ऑफ द सबकॉन्शियस। ठीक है, जो मेमोरीज में छुपा हुआ है, जो हम लोग के कॉन्शियस माइंड के अंदर सबकॉन्शियस रेम में छुपा हुआ है। ठीक है, उस चीजों को, उस मेमोरी से टटोले गए कुछ नोट्स, कुछ यादें, वही अंडर वाटर नोट्स है। ठीक है, अब इस पोएम में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सिंबल्स काफ़ी सारे हैं, बहुत सारा इमेजरी है, बहुत सारा मिथ्स एंड रेफरेंसेस है। हर चीज़ को अगर डिकोड करने जाए तो पोएम कम से कम 1 घंटा का होगा, तो उतना मैं लंबा पोएम को इस करूँगा नहीं। इसको मैं जस्ट मैं जो समराइज तरीके से समझा दूंगा, जो जो मेन इंपॉर्टेंट सिंबल्स है उसको बता दूंगा। अगर आपको इन डिटेल्ड हर चीज़ का एनालिसिस चाहिए और पूरा इन डिटेल समझना है तो आप कॉमेंट डाउन कीजिएगा, तब मैं इसका एक बड़ा वर्जन भी बाद में अपलोड कर दूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है, आई एम अलोन इन द हाउस, इट इज वॉर्म। मैं अकेला हूं इस घर में। ठीक है, ये घर क्या है, उनका एंसेस्ट्रल होम है। ठीक है, उनका पैतृक पूर्वजों का घर है। ये पोएट बोल रहे हैं। इट इज वॉर्म, ये गर्म है। गर्म किस वजह से है? यादों से है, जो पूर्वजों की यादें हैं, पिछला मेमोरीज है, उस चीजों से ये गर्म है। ठीक है, बट आई फील कोल्ड, लेकिन मुझे ठंडा लग रहा है। क्यों मुझे ठंडा लग रहा है? इसका 2 वजह है। एक कि मैं अंडर वाटर हूं। अंडर वाटर मतलब मैंने पहले ही बताया कि असली पानी नहीं, मानसिकता का अंदर का पानी। मतलब क्योंकि मैं अपना इमेजिनेशन में हूं, मैं अपना यादों में हूं, मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंच गया हूं। दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग द कोल्ड। ओके, बिकॉज आई एम इन डेप्थ। ठीक है, और दूसरा कारण है कि मुझे ये वार्मथ सही से टच अभी तक नहीं कर पा रहा। हाँ, घर का जो टेम्परेचर है, घर का जो हीट है यादों का, वो मुझे अभी तक सही से अपील नहीं कर पा रहा। दैट इज ऑल्सो वाई आई एम फीलिंग कोल्ड। ओके, द डोर स्विंग ओपन अक्रॉस द ईयर्स। इतने सालों से क्या हो रहा है, जो ये दरवाजे हैं ये ओपन है, ये खुले हैं। ठीक है, खुला बंद खुला बंद। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई वीरान घर में या कोई हवेली में जैसे हवा देता है, कोई नहीं रहता है तो दरवाजा कभी कभी खुल जाता है, कभी पटक जाता है अपने आप। तो वहीं ये दरवाजे क्या है ना, खुल बंद हो रहे हैं हवा से। ऐसा जेस्चर यहां पे है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, पोएट का ही इंतजार कर रहे हैं कि पोएट कब आएंगे एंसेस्ट्रल होम में। वो फिजिकली कभी तो सच में गए नहीं है, अभी वो ड्रीम में जा रहे हैं, इमेजिनेशन में जा रहे, तो उन्हीं का इंतजार तो कर रहा था वो लोग सालों से। फॉर समवन हु हैज नो एंसेस्ट्रल होम, who doesn't have the long shadow of the past to ruffle his hair, ऐसा किसी के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को पता चल रहा है कि सिर्फ अकेला पोएट के लिए वो इंतजार नहीं कर रहा था, पोएट के लिए तो इंतजार कर ही रहा था, प्लस और किसके लिए इंतजार कर रहा था? ऐसा किसी व्यक्ति के लिए जिसके पास कोई एंसेस्ट्रल होम है ही नहीं, जिसके पास कोई पूर्वजों का घर है ही नहीं। पोएट के पास तो फिर भी पूर्वजों का घर है, फिर वो नहीं गए, वो उनका नेग्लेक्ट है या वो उतनी इंपॉर्टेंट इसलिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जिसका पास है ही नहीं, उनको अपनाने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए जैसे ये डोर ओपन हो रहे हैं। हु डजंट हैव द लॉन्ग शैडो ऑफ द पास्ट। लॉन्ग शैडो ऑफ द पास्ट मतलब मेमोरी। जिसका पास इतना पूर्वजों का कोई याद है ही नहीं, जिसका पास इतना कोई मेमोरी है ही नहीं। टू रफल हिज हेयर, रफल का मतलब होता है कि बाल को थोड़ा इधर उधर कर दे। जैसे होता है ना कि हम लोग का कोई बड़े लोग या कोई एल्डर्स जो रहते हैं, वो कभी कभी हम लोग को प्यार से ऐसे सिर में बालों को ऐसे ऐसे कर देते हैं हाथ से, तो वहीं डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो दैट इज अ जेस्चर ऑफ लव। तो यहाँ भी जैसे लग रहा है कि कोई पुराना जो याद है, वो याद भी कभी जब हम लोग को मेमोरीज, जो लविंग मेमोरीज होती है, वो जब हम लोग को याद आता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। दैट्स अ वेरी एंडियरिंग फीलिंग फॉर अस। तो जो व्यक्ति के पास वो एंडियरिंग फीलिंग है ही नहीं, जो व्यक्ति के पास पूर्वजों का घर है ही नहीं, पूर्वजों का मेमोरी है ही नहीं, उसको वेलकम करने के लिए ये जो डोर है स्विंग ओपन हो रहा है। होम कमिंग गेट्स डिस्टॉर्टेड। होम कमिंग, जो घर वापस लौटना जो है ना, ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है डिसफिगर, मतलब ये विकृत हो जाता है, ये सही नहीं रहता। ठीक है, इसका शेप बर्बाद हो जाता है। होम कमिंग का मतलब ही खत्म हो जाता है, मतलब ही पलट जाता है, उसका कोई और वजूद नहीं रहता। टाइम स्क्विंट्स, स्पेस वोबल्स एंड द विजिट
encoded as it is remains undecisive का मतलब होता है कटाक्ष करना, तिर्यक दृष्टि से देखना, टेढ़ा नजर से देखना, ठीक है ना। और वोबल का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो टाइम जो है, समय जो है, वो तिरछा नजर से देता है, कटाक्ष करता है। जो स्पेस है मतलब जो जगह, जो स्थान है, वो लड़खड़ा के चलता है। इसका बहुत एक डीप सिंबॉलिक मीनिंग है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि अभी समरी में नहीं बताऊंगा, तो अगर इन डिटेल जानना है तो कमेंट कीजिए, उस लॉन्ग में इसको बताऊंगा, ठीक है। तो समय जो है वो क्या करता है, हंसता है देख करके, अरे अभी तुमको इतना दिन से कहाँ ख्याल था मेरा, जब पूर्वजों का घर पड़ा हुआ था, है ना, इतना दिन से तो तुम्हारा समय हुआ नहीं, आज आए हो और वो भी ड्रीम में आए हो, इमेजिनेशन में देखने के लिए। तो वो हंसता है, उसको कटाक्ष मारता है कि ये क्या बात हुआ। जो जगह है, ठीक है, ये जो प्लेस है, जो लोकेशन जहां जहां पे ये घर है, वो लड़खड़ाता है, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आता कि क्या बात है, मतलब ये अनजाना आगंतुक कौन आ गया, इतना दिन से तो ये था नहीं, आज आ गया, क्या पता सब ठीक ठाक तो है ना। तो यहाँ पे एक डिस्टर्बनेस का बात किया जा रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज का बात किया जा रहा है, ठीक है। एंड द विजिट एनकोडेड एज इट इज रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। तो जो ये विजिट है, जो पोएट ये ड्रीम में जर्नी लिए है, ठीक है, अपना पूर्वजों के घर के, वो इनकोडेड है। इनकोडेड मतलब उसमें कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है, कुछ सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ है। रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, जिसको और डी कोड यहाँ कर जा रहा है। डिसाइफर्ड का मतलब होता है डी कोड करना, वो जो छुपा हुआ मैसेज है उसको निकालना। अनडिसाइफर्ड मतलब वो और निकल नहीं रहा, ठीक है। क्यों निकल नहीं रहा, क्योंकि पूर्वजों के साथ उनका तो कोई इमोशनल कांटेक्ट, कोई इमोशनल बॉन्ड तो है नहीं। वो तो जो वर्मथ है उस यादों का, उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे, कोल्ड तो अभी भी रह जा रहे हैं, तो उनके लिए इस चीज का और कोई मतलब नहीं रह जा रहा। ओके, दूसरा पार्ट में क्या बताया जा रहा है, इट इज कोल्ड, ठीक है, ये ठंडा है। फिर देखिए बार बार यहाँ पे जो कोल्डनेस का एक इमेजरी है ना, वो बार बार रिटर्न करके आएगा, ठीक है। ये कोल्डनेस दोनों ही, वेदर का जो कोल्डनेस है, जो विंटर टाइम है, वो भी समझाएगा, और एक जो मानसिकता का कोल्डनेस है कि उनमें अपनापन अब उतना नहीं है, या जब दिखाने का दरकार था तब वो नहीं दिखाए, वो कोल्ड भी बताएगा। और एक तीसरा कोल्डनेस भी ये बताएगा कि बिकॉज वी आर इन डेप्थ्स ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, तो वो एक डेप्थ से रिलेटेड जो कोल्डनेस होता है वो भी ये बताएगा, ठीक है। ये भी काफी सिंबॉलिक है। द विंडोज आर फ्रॉस्ट स्मज्ड। स्मज्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, फ्रॉस्ट का मतलब होता है आपका स्नो, ठीक है। तो विंडोज जो है उसमें क्या हुआ है, पूरा स्नो से वो भर गया है, स्नो से लिपट गया है। काउंसिल योर सेल्फ, देयर इज नो वन एल्स टू डू इट। काउंसिल मतलब सलाह देना, ठीक है ना। तो अपने आप को खुद ही सलाह दो, क्योंकि यहां दूसरा कोई और है नहीं सलाह देने के लिए। जब सलाह देने के लिए थे तब तो तुम सलाह मांगने आए नहीं, अभी तुम आए हो, अभी तुमको सलाह देने के लिए कोई बचा नहीं है, तो खुद को खुद ही काउंसिल करो। लेट हियरोग्लिफ्स या हायरोग्लिफ जैसे भी आप बोले, लेट हियरोग्लिफ्स रिमेन डेंटेड वेयर दे आर। हियरोग्लिफ्स एक इजिप्शियन आपका फॉर्म है राइटिंग का, ठीक है। उसको चित्रलेख कहा जाता है, क्योंकि उसमें पेंटिंग्स और सिंबल्स के जरिए, है ना, अल्फाबेट्स को सिंबलाइज किया जाता है। तो यहाँ हियरोग्लिफ्स मतलब क्या समझाया जा रहा है, हियरोग्लिफ्स का भी यहाँ दो अर्थ है। एक है वो जो स्नो आपका विंडो का ऊपर जमा हुआ है, तो वो ऐसे एक पैटर्न कर दिया है ना, वो उसको ऊपर एक ऐसा आस्तरण बदल कि जिसको देख के लग रहा है कि जैसे वो चित्रलेख हो। इतना सुंदर तरीके से नेचर ने एक डेकोरेशन कर दिया है विंडो के ऊपर कि लग रहा है जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा हो, वो कुछ अल्फाबेट्स हो, ठीक है। और कैसा अल्फाबेट्स, सांकेतिक अल्फाबेट्स, जिसको डेसिफर करना है। उसमें एक डिकोडेड मैसेज छुपा हुआ है। क्या डिकोडेड मैसेज है, यहीं पे इसका दूसरा अर्थ निकल के आता है कि टाइम पासेस, ओके, टाइम डजंट स्टॉप फॉर एनीबडी, नेचर डजंट वेट फॉर एनीबडी। अगर तुम टाइमली अपने वैल्यूज को, अपने एंसेस्टर्स के वैल्यूज को, अपने आसपास का वैल्यूज को नहीं समझोगे तो पछतावा के सिवा और कुछ नहीं बचा रहेगा, ठीक है। और प्लस एक ये भी है कि वो अपना एंसेस्टर का जो प्यार है उनके लिए, वो भी एक तरीके से वो उस हियरोग्लिफ्स के जरिए समझाने का कोशिश किया जा रहा है, ओके। तो ये जो हियरोग्लिफ्स है, ये जो स्नो का पैटर्न बन गया है, लेट देम रिमेन डेंटेड वेयर दे आर। डेंटेड का मतलब ऐसे ही खुदा हुआ, ठीक है, इंस्क्रिप्टेड, वो जैसे बने हुए हैं वैसे बने दो। लेट विंड इरोड देम, और टाइम, तो क्या करने दो, जो हवा है, हवा को उसको इरोड यानी खोद देना, खोद करके उसको और गहरा गड्ढा कर देना, ठीक है। तो हवा को उसको खोदने दो। जैसे हवा ज्यादा तेज चलता है तो जो स्नो जमा हो रहा था वो थोड़ा सा हट जाता है ना, साफ हो जाता है ना, तो वहीं कुरेद देना, ठीक है।
तो विंड को अपना काम करने दो, और टाइम या फिर जो समय है, समय तो अपना साथ साथ सब चीज को डिस्ट्रॉय करते ही जाता है, टाइम डिस्ट्रक्ट्स, है ना, तो उसको अपना काम करने दो। दे आर वर्प एंड वेफ्ट ऑफ ऑल इरोजन। दे आर वर्प एंड वेफ्ट ऑफ ऑल इरोशन। वर्प एंड वेफ्ट का मतलब होता है कि एक जब आप कोई चीज वीव कर रहे हो ना, बुन रहे हो ना, तो एक पहले उसको कुछ थ्रेड्स का एक बेस डाला जाता है क्रॉस वाइडली, अब उस थ्रेड्स को नीचे फिर बाकी और थ्रेड्स और सूता डाल करके उसको ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में करके बुना जाता है, तो वही उसी चीज को वर्प एंड वेफ्ट कहा जाता है, मतलब बुनने का स्टाइल, ठीक है ना। तो दे आर द वर्प एंड वेफ्ट ऑफ ऑल इरोशन। तो हर तरीका का जो डिस्ट्रक्शन है, जो क्षय है, उसका जो मेन वीविंग है, उसका जो मेन बनावट है, यही दोनों है। कौन? टाइम एंड विंड। विंड यहां पे नेचर को रिप्रेजेंट करता है। विंड इज अ एजेंट ऑफ नेचर, इज अ डिस्ट्रक्टिव एजेंट ऑफ नेचर। तो नेचर जो है और टाइम जो है, ये दोनों ही हर तरीके का इरोशन का, हर तरीके का डिस्ट्रक्शन का पीछे यही दोनों का बिल्डिंग फोर्स है, यही दोनों सारा काम करते हैं। कम आउट ऑफ द हाउस एंड राइट। अब पैरेंथेसिस में क्या लिखा है? नॉट हियरोग्लिफ्स दिस टाइम। तो ये घर से निकल जाओ, ठीक है, और लिखना शुरू करो। क्या लिखना शुरू करो? अब तुम अपना जो एक्सपीरियंस है उसको लिखना शुरू करो। नॉट हियरोग्लिफ्स दिस टाइम, इस टाइम लेकिन तुम उसको और कोई इनकोडेड मैसेज के तौर पे मत लिखो, अब तुम इसको क्लियरली लिखो। जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम इतना दिन महसूस नहीं किया, आज जो तुम महसूस कर रहे हो या कर पा रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, उसको तुम लिखो, पोइट्री का थ्रू लिखो, ठीक है। इसको और नेचर को लिखने मत दो, टाइम को लिखने मत दो, खुद लिखो। ओके। इट इज कोल्ड, फ्रॉस्ट हैज स्मज्ड द विंडोज, योर हेयर इज ग्रे एज होर फ्रॉस्ट। फिर से देखिए कोल्डनेस का बात आ रहा है कि ये ठंडा है, जो फ्रॉस्ट है, स्नो है, उसने पूरा सारा जो विंडोज है उसको क्या कर दिया है? स्मज कर दिया है, लिपट लिया है। विंडोज में यहां एक तरीके का सिंबल है, ये विंडो एक प्रकाश का सिंबल है, ठीक है ना, कि दे आर अ सिंबल ऑफ नॉलेज, दे आर अ सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट। तो जैसे उस चीज को भी आपका एनलाइटमेंट को भी ब्लॉक करके रख दिया है। मेरा वो डिटेल वाला वीडियो अगर आप लोग कमेंट किए तो उसमें मैं इसको डिटेल आलोचना करूंगा, ठीक है। ये बहुत डेप्थ वाला सिंबॉलिज्म है, ठीक है। योर हेयर इज ग्रे एज होर फ्रॉस्ट, और तुम्हारा जो बाल है ना, पोइट को बताया जा रहा है, वो भी होर फ्रॉस्ट यानी कि एकदम वेरी फाइन एंड वेरी वाइट स्नो, ठीक है, एकदम उसके जैसा एकदम स्नो वाइट हो गया है। इसका मतलब क्या है? कि यू हैव बिकम ओल्ड, एज हैज ग्रास्प्ड यू, उम्र तुमको खा चुका है। यू हैव बिकम मैच्योर्ड, ओल्ड एज हैज ओवरटेकन यू, ठीक है, तुम्हारा समय बीत चुका है। अब आता है थर्ड पार्ट में, अ रन डाउन हाउस। रन डाउन का मतलब होता है रूइंड, डिस्ट्रक्टेड, ठीक है, एक मतलब एकदम बेकार हाउस, ठीक है, जिसका अब कुछ बचा नहीं है। इज अ डेजोलेशन, डेजोलेशन का मतलब होता है निर्जनता, कोई जनमानव, कोई मनुष्य जहां पे नहीं रहता, वीरान, ठीक है ना। अ रन डाउन हाउस पर्ज्ड ऑन अ लाइव मेमोरी। पर्ज्ड का मतलब होता है कि बैठना, ठीक है, जैसे कोई चिड़िया आकर के कोई टहनी में बैठता है ना, उसको कहते हैं पर्च, बैठना या कोई चीज पर टिका हुआ रहना। ऑन अ लाइव मेमोरी, एक यादों में, एक ताजी यादों के ऊपर टिका हुआ एक वीरान घर, ठीक है। विथ मी अलोन कन्वर्सिंग विद बोथ इज अ डबल डेजोलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही सिंबॉलिक लाइन है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, ध्यान से समझिए। विथ मी अलोन, सिर्फ मेरे ही साथ अकेले, कन्वर्सिंग विद बोथ, मैं अकेले ही क्या कर रहा हूं? दोनों के साथ बातचीत कर रहा हूं। दोनों मतलब जो रन डाउन हाउस है, जो रूइंड हाउस है, उसके साथ भी बातचीत कर रहा हूं, और साथ ही साथ जो लाइव मेमोरी है, ताजी यादें हैं, उसके साथ भी मैं बातचीत कर रहा हूं। और ये अब देखिए कितना बड़ा आप कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए बातचीत आप दोनों के साथ कर रहे हैं, फिर भी आप दोहरा अकेलेपन में खुद को पा रहे हैं। डबल डेजोलेशन, दोहरा अकेलेपन। हालांकि आपको दोहरा कंपेनियनशिप चाहिए, होना चाहिए ना। आप अगर एक आदमी से बात कर रहे हैं, अगर आप दो आदमी से बात कर रहे हैं, तो आपका तो दोहरा कंपेनियनशिप होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप दोहरा अकेलेपन में है। क्यों? क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हो ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई रिप्लाई देने वाला नहीं है, आप अपने ही बात किए जा रहे हो, आपको रिस्पॉन्ड करे वाला कोई नहीं है। जो रन डाउन हाउस है उसमें आपके पूर्वजों रहते थे, अभी कोई नहीं है। जो मेमोरी का आप बात कर रहे हो वो सिर्फ आपका इमेजिनेशन में है, उसको रिस्पॉन्ड या उसको रीलिव करने का कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है। इसलिए आपका जो अकेलेपन है वो दुगना हो जा रहा है, आपके लिए दोहरा हो जा रहा है। 20 years ago when I took a look around, it wasn't there. 20 साल पहले जब मैंने
यहाँ पे एक नजर मारी थी, तब ये यहाँ पे नहीं था। क्यों नहीं था? इसका मतलब क्या 20 साल पहले पूर्वजों नहीं थे, या 20 साल पहले पूर्वजों का घर नहीं था? दोनों थे। तो क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं था? पोएट के लिए नहीं था। 20 साल पहले वो यंग थे, 20 साल पहले उनके लिए ये सब चीज कोई मायने नहीं रखता था। उनके पास तब टाइम नहीं था पूर्वजों के बारे सोचने के लिए, उनके पास तब टाइम प्रायोरिटी नहीं था अपने यादों को सोचने के लिए, इसीलिए उनका लिए ये तब नॉन एग्जिस्टिंग था। भले इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। Someone now tells me at a reunion the house is standing, और आज जब reunion में मैं आया हूं, reunion मतलब फिर से देखिए सिंबल यहाँ पे भर भर के है। तो एक फिजिकल रियूनियन होता है कि मतलब जो पुराने दोस्तों वगैरह से मिलना बहुत दिन बाद, तो एक वो रियूनियन हुआ। एंड रीयूनियन विथ माई चाइल्डहुड, या रीयूनियन विथ माई रियलाइजेशन। तो रियूनियन में क्या हुआ है? मुझे कोई बताया है कि हाँ भाई घर तो अभी भी खड़ा है। तो 20 साल पहले मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे रियलाइजेशन नहीं था। आज जब मेरा हेयर जो है, मेरा बाल जो है वो होर फ्रॉस्ट जैसा हो चुका है, जब मैच्योरिटी मुझ में आया है, जब बुढ़ापन मेरा आया है, तब मैं समझ रहा हूं कि ये सब चीज कितना जरूरी है। ओनली न्यू स्ट्रीट्स इंटरलॉक अराउंड इट। बस फर्क ये है कि हाउस तो अभी भी वही है, नया नया सड़कें जो है, रास्ते जो है, वो उसको चारों तरफ से घेर लिए हैं। इंटरलॉक, रास्ते तो खुद एक दूसरे की तरफ क्रॉस करके उसको पूरा घेर लिए हैं। इट्स स्टिल देयर, लेकिन अभी भी ये वहां पे है। दैट्स नाइस, चलो अच्छी बात है। वन डेजोलेशन गेट्स स्लग्ड ऑफ। स्लग्ड ऑफ मतलब क्या होता है? डिस्पर्स हो जाना, ठीक है, डिस्कार्डेड हो जाना, रिजेक्टेड हो जाना। तो कम से कम एक जो वीरानापन है वो तो कम से कम दूर हुआ। पहले मेरा दोहरा अकेलापन था, दोहरा वीरानापन था कि एक तो मेरे पास यादें नहीं है, एक तो मेरे पास वो घर भी नहीं है। अब चलो कम से कम पता चला कि घर तो है, भले ही उसमें चारों तरफ से रास्तों ने घेर लिया है। ये भी एक सिंबल है, रोड का भी एक सिंबल है, ठीक है, डिटेल्स में बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन कम से कम घर का एग्जिस्टेंस तो है। तो चलो एक तो अकेलापन दूर हुआ। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। It's only when reality slips by like a sliding panel that you realize that the marvelous in everyday real has passed you by. मतलब क्या? कि जब असलियत है ना, जो वास्तविकता है, वो एक स्लाइडिंग पैनल में, जो देखते हैं ना कि पार्क में ऐसे स्लाइड रहता है जिसमें आप ऐसे सरक के नीचे आते हो, तो ठीक वैसे ही जब वास्तविकता है ना, वैसे ही स्लाइडिंग पैनल में सरकता हुआ आता है। बहुत तेजी से वास्तविकता चेंज होता है, आपको रियलाइज होता है कि यू हैव मेनी इयर्स हैव बीन पास्ड। तभी आप रियलाइज करते हो कि द मार्वेलस इन द एवरीडे रियल, हर दिन का जिंदगी में, आम जिंदगी में, रोजमर्रा का जिंदगी में जो सचमुच का बहुत खूबसूरत है ना, मार्वेलस मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल, है ना, मैग्निफिशेंट। तो जितना भी बहुत खूबसूरत चीज है, जितना भी काफी आकर्षक चीज है, वो आप छोड़ के आए हो, उसको आप ऑलरेडी ओवरटेक करके आए हो। लेकिन रियलाइज आपको तब नहीं हुआ जब वो आप ओवरटेक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तब तो आप यंग थे, तब तो ये सब चीज आपके लिए मायने नहीं रखता था। तब जो सब चीज आपके लिए मायने रखता था, उस सब चीज के पीछे आप दौड़ रहे थे, आप पैसे के पीछे दौड़ रहे थे, आप नाम के पीछे दौड़ रहे थे, आप और भी कुछ कुछ मटेरियल पोजेशंस के पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन आज ओल्ड एज में आके आपको क्या रियलाइज हुआ कि दोज थिंग्स दैट आई हैव चेज्ड वर नॉन परमानेंट। ओके, जो चीज परमानेंट हो सकता था, जो चीज का रियल वैल्यू था, वो तो मैं छोड़ आया हूं, ठीक है ना, कोई मोड़ में छोड़ आया हूं। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। सीटेड ऑन द हल ऑफ योर बोट यू लॉर्च एंड टिल। हल का मतलब होता है आपका पतवार, ठीक है। तो जो नाव में आप बैठे हुए हो, उसका जो पतवार है उसमें आप बैठे हो करके आप क्या कर रहे हो? लर्च कर रहे हो। लर्च मतलब एक तरफ, जैसे नाव जब इधर लहरों में एक तरफ हिल जाता है ना, तो उसके साथ आप भी जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ हिलते हो, जो स्वे करते रहते हो, उसको लर्च बोला जाता है। टिल्ट मतलब झुक जाना, ठीक है। तो वहीं मतलब जो वेविंग मूवमेंट्स है ना, वेव की वजह से, लहरों की वजह से आप क्या कर रहे हो? एक बार इधर से उधर जा रहे हो, एक बार झुक जा रहे हो, ठीक है। द होराइजन इज द फॉरेस्ट डार्कनिंग लिव ऑन डार्कनिंग स्काई। जो आपका होराइजन है ना, होराइजन का मतलब होता है स्काई लाइन, एक ऐसा लाइन जहां पे जो स्काई होता है और लैंड होता है वो मीट करता है, ठीक है, स्काई लाइन, वो जंगल है। डार्कनिंग लिव ऑन डार्कनिंग स्काई, अंधेरा या गहरा घना पत्ता, घना बादलों भरा आसमान में। ये पूरा सिंबॉलिक चीज है, ये सिंबल को डिकोड नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। बोट यहां पे रिप्रेजेंट करता है आपका लाइफ को, ठीक है।
जो आप जो नदी में आप जा रहे हो वो आपका जिंदगी का नदी है। उस नदी में प्रतिकूलताओं का वेव्स है, चैलेंजेस का वेव्स है, बदलाव का वेव्स है। वो आपका जो बोट है, आपका जो जिंदगी है, उसको इधर उधर कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप कभी झुक जा रहे हो, कभी एक साइड हिल जा रहे हो, कभी दूसरा साइड हिल जा रहे हो। द होराइजन इज द फॉरेस्ट। जो होराइजन जो आपको दिख रहा है, जो दूर से आपको दिख रहा है, वो है आपका फ्यूचर, वो है आपका प्रोस्पेक्ट। हाँ, फ्यूचर। वो है जंगल। जंगल क्यों? जंगल इसलिए क्योंकि आप जंगल को भेद नहीं सकते, जंगल का रहस्य को आप सही से पता नहीं कर सकते। जंगल इज अनट्रैकेबल, है ना। वहां आपका नेविगेशन काम नहीं करता, वहां आप रास्ता खो देते हो, दिशा खो देते हो। तो दैट इज व्हाट इज मेंट। फ्यूचर इज ऑल्सो अनट्रैकेबल। फ्यूचर को आप अभी से सही से पता नहीं कर सकते, उसको ट्रेस नहीं कर सकते, वो आपके लिए रहस्यमय है। डार्केनिंग लिफ ऑन डार्केनिंग स्काई। लीफ मतलब यहां आपका जिंदगी का जो किताब है उसका एक एक पन्ना को भी यहां पे समझाया जा रहा है। वो भी आपका घना काला है। जो स्काई है वो भी आपका घना काला है ना। आप अपने जीवन में आगे क्या होने वाला है उसको नहीं जान पा रहे, सब चीज रहस्य से मुड़ा हुआ है। ठीक है। स्लॉट योर टाइम प्रॉपरली इन द राइट केव्स। सही गुफा में अपना टाइम को दीजिए। यहां सही गुफा इन द सेंस सही वक्त में, सही कामों में, सही अपॉर्चुनिटीज में अपना वक्त को इन्वेस्ट करिए, जो कि पोएट ने नहीं करा। पोएट जब यंग थे तब जब उनके पास समय था कि जा करके अपने पूर्वजों से मिले, ये सब जो ह्यूमन रिलेशन है, ह्यूमन कनेक्शन है, इसको वैल्यू दे, इसको तवज्जो दे, तब उन्होंने वो नहीं किया, जिसके चलते आज उनका जो वर्तमान है वो अफसोस से भरा हुआ है। यही एडवाइस वो यंगस्टर्स को दे रहे हैं कि जब तक तुम्हारा पास समय है सही जगह पे इन्वेस्ट करो टाइम को, बाद में अफसोस ना रह जाए। द सी इज द प्रेजेंट, द फॉरेस्ट इज द फ्यूचर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंबॉलिक लाइन है। ठीक है। जो सागर है ना वो वर्तमान है, और जो फॉरेस्ट है वो फ्यूचर। देखिए, फॉरेस्ट के साथ फ्यूचर का लिंक मैंने थोड़ा देर पहले ही था, द होराइजन इज द फॉरेस्ट। वही मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि फ्यूचर को हम लोग देख नहीं सकते, जैसे ठीक जैसे जंगल को भेद नहीं सकते, इसलिए फॉरेस्ट इज द फ्यूचर। तो समझ में आया। द सी इज द प्रेजेंट क्यों? क्योंकि जो भी वर्तमान है उसी में तो आपका सारा प्रतिकूलताएं आने वाली है। यही जो वर्तमान का सागर है, यही तो आपका जिंदगी का कश्ती को मतलब चैलेंजेस फेस करा रहा है ना। स्पीच इज प्रेजेंट टेंस, इको इज फ्यूचर। स्पीच मतलब अभी जो कुछ आप बोल रहे हो। स्पीच और इको को डिफरेंस क्या है? मान लो अभी आप कुछ बोले, ठीक है, थोड़ा देर बाद उसका इको आया, तो राइट नाउ जो इमीडिएट एक्शन है दैट इज द प्रेजेंट टेंस। अभी आप जो कर रहे हो वही आपका वर्तमान है, उसी पे आपको कंट्रोल है। जो इको होगा ना उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप अगर चाहो तो इको को बंद नहीं कर सकते, है ना, लेकिन अगर आप चाहो तो आप आवाज को बंद कर सकते हो। आपको अगर इको नहीं चाहिए तो आप कुछ बोलो ही मत, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ बोल दिए फिर आप चाहो कि उसको इको को बंद कर दे। दैट इज नॉट इन योर हैंड। तो यही एडवाइस किया जा रहा है कि जो कुछ करना है अभी वर्तमान में करो, वही तुम्हारा हाथ में है। फ्यूचर इज जस्ट लाइक एन इको, अ नॉन एग्जिस्टिंग, अ नॉन रियलिटी। वहां तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, उसको सोच के कोई फायदा नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ इकोज यू आर टॉकिंग ऑफ वॉल्स। जाहिर सा बात है कि कोई वॉल रहेगा तभी ना उसमें साउंड वेव धक्का खा के वापस इको बन के आएगा। तो अगर इको है इसका मतलब कोई दीवार भी है जहां वो टकरा रहा है। इफ यू टॉक ऑफ वाटर इको यू आर डिस्कसिंग वूम वॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंबॉलिक है। अगर आप पानी का गहराई में कोई इको का बात कर रहे हैं कि जो इको हवा में से नहीं ट्रैवल करके आ रहा है, जो पानी के अंदर से आपको इको सुनाई दे रहा, तो आप किस वॉल का बात करो? पानी के अंदर कौन सा वॉल है, कौन सा वॉल में टकरा के पानी वाले को वापस आ रहा है? वूम का वॉल, जो मातृगर्भ होता है ना, वहां का दीवार। मतलब आप जब जन्म ले रहे हो, जन्म लेने से पहले जब आप आपके मां के कोख में हो, उसका दीवार में लग के जो आवाज वापस आ रहा है। और टेरिटरी, ये बहुत ही स्ट्रेंज जगह है। टेरिटरी मीन्स प्लेस, ऑड मीन्स स्ट्रेंज। बहुत ही स्ट्रेंज जगह है। कम आउट ऑफ इट, यहां से बाहर निकलो। क्यों यहां से बाहर निकलो? क्योंकि बाहर निकलना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। जिंदगी में तुमको आना पड़ेगा, धरती में तुमको आना पड़ेगा, यहां फाइट करना पड़ेगा, जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ, अंदर तुम्हारे पास कंफर्ट बहुत है, अंदर तुम्हारे पास कोई रिस्क नहीं है, बट यू हैव टू अंडरटेक द रिस्क, यू हैव टू लूज योर कंफर्ट। दैट्स द चैलेंज लाइफ प्रेजेंट्स अस, है ना। अनश्योर ऑन लैंड यू टेक टू द सी।
लैंड में तुम निश्चित नहीं हो। यहाँ लैंड मतलब प्रेजेंट का बात किया जा रहा है। प्रेजेंट में जितना भी प्रतिकूलताएं आ रहा है उससे कैसे निकला जाए उसके बारे तो तुम निश्चित हो नहीं। यू टेक टू द सी, ऊपर से तुम कहाँ चल गए, सी में चल गए, फ्यूचर का उद्देश्य में। तो कैसे होगा जब वर्तमान में ही तुम निश्चित नहीं हो कि कैसे वर्तमान को सही किया जाए, तो तुम फ्यूचर का बारे सोच कैसे सकते हो। द स्काईलाइन इज ए फॉरेस्ट, देखिए फिर से बताया जा रहा है, जो स्काईलाइन हो वो फॉरेस्ट है, फर्न डार्क, शैडो डार्क, ग्रेवल्ड विथ व्हाइट कोरल ग्रिट। ठीक है, फर्न मतलब होता है आपका कुछ मतलब घना पत्ता जैसा, ठीक है, जंगलों में दिखाई देते हैं। तो परछाई जैसा काला घना, वो घने पत्तों जैसा काला घना फॉरेस्ट है आपका स्काईलाइन, यानी आपका फ्यूचर घन घना रहस्यमय है। ग्रेवल्ड विथ, ग्रेवल्ड का मतलब बहुत सारा छोटा छोटा आपका पत्थर रहता है, पत्थरों से भरा हुआ। ग्रिट का मतलब ही वही है, छोटा छोटा पत्थर, स्मॉल स्मॉल पेबल्स टाइप का पत्थर। तो जो सफेद कोरल का छोटा छोटा पत्थर है ना, वो बीच बीच में आपको दिखेगा। ये क्या सिंबलाइज करता है कि जो अनसर्टेनिटीज है, उस अनसर्टेनिटीज का जंगल में कहीं कहीं कुछ कुछ आपको दिशा मिल जाएगा। वो दिशा कैसे मिल सकता है, वो दिशा मिल सकता है आपको गाइडेंस से। आपको गाइड कौन करेगा, आपको गाइड करेगा आपके पूर्वज, आपके बड़े, आपके गार्जियन, आपसे एल्डर्स। तो यू हैव टू टेक देयर वैल्यू, है ना। अब आता है छठे नंबर पार्ट में, वट एवर एविल ही सफर्ड ही फॉरगॉट, सेड मिलोज इन वन ऑफ हिज पोएम। मिलोज यहाँ पे एक रेफरेंस है, मिलोज एक पोलिश पोएट है, पोलैंड के एक बहुत फेमस पोएट है। उन्होंने अपना एक कविता में बोला था कि जो कुछ भी उन्होंने खराब उनके साथ हुआ ना, वो भूल गए। नाउ दैट्स अ स्क्रैप ऑफ मिथ, इजंट इट। अब ये जो बात है ये काफी मिथिकल लगता है, काफी मतलब रियलिस्टिक तो लगता नहीं है। मतलब अगर हम लोग के साथ कुछ बुरा होए और हम लोग वो भूल जाए, ये क्या रियलिटी है? क्या हम लोग अपने साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसको भूल सकते हैं? नहीं ना। एंड इट इज वन थिंग टू फॉरगिव एंड अनदर टू फॉरगेट। और सिर्फ भूलना नहीं है, उसको माफ भी करना है। दोनों तो अलग अलग चीज हो गया। भूल मतलब फॉरगिव करना, माफ करना, ये एक अलग चीज हो गया, भूलना एक दूसरा चीज हो गया। अब दोनों में से दोनों ही बहुत कठिन है। दोनों में से कोई एक आदमी कर दे वही बड़ा बात है, दोनों कैसे करे? ठीक है ना, ये है पोएट का डिलेमा कि दोनों कैसे करे, हाउ टू। आई ट्राई टू पुट थिंग्स बिहाइंड मी, हालांकि मैंने कोशिश किया था, पोएट बोल रहा है कि मैंने कोशिश किया था चीजों को पीछे रखने का। ये जो जितना मेरा ग्रजेस है, जितना मेरा मतलब जो भी ख्वाहिश है जो कोई नहीं पूरा कर सका, कोई अनएक्सपेक्टेड मुझको कोई आघात दिया, मुझे कोई हर्ट किया, मैंने सारा गिला शिकवा, है ना, भूलने का कोशिश किया, मैंने फॉरगेट करने का कोशिश किया, फॉरगिव करने का कोशिश किया। इन द बैकयार्ड्स ऑफ मेमोरी क्लटर, क्लटर मतलब एक जगह जमा हो जाना, ठीक है ना। तो मेरा यादें जितने एक जगह जमा है, उसमें जितना भी गिला शिकवा जमा है, मैंने उसको पीछे फेंकने के, आगे बढ़ने का कोशिश किया। एंड वेंट बैक टू माई फ्लटेशंस विथ ऑल्टीट्यूड्स, और मैंने कहाँ गया, इसके लिए मैंने कहाँ रिसॉर्ट किया, मैं चल गया ऑल्टीट्यूड यानी हाइट, फ्लटेशंस यानी मेरा प्यार, ठीक है। तो हाइट के साथ मेरा जो प्यार है, यानी यहाँ पहाड़ियों के साथ प्यार का बात किया जा रहा है, तो मैंने पहाड़ी में चल गया, ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्ट करना था खुद को। सारा दिन बैठे बैठे घर में मेरा मुझे ये सब उल्टा सीधा याद आ रहा है, ठीक है, कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। तो ये सब चीज से मन को मुक्त करने के लिए मैं मन को दूसरा काम में एंगेज कर दिया, एक्टिविटी में एंगेज कर दिया। चल गया मैं ट्रेकिंग में, पहाड़ी में ट्रेकिंग करने चल गया। टच द काराकोरम एट सियाचिन, सियाचिन में जाकर के मैंने काराकोरम पर्वत को टच किया, ठीक है। टच्ड, हिंदी हैज सच अ लवली वर्ड फॉर इट, स्पर्श। टच को आप लोग जानते हैं कि हिंदी में उसको स्पर्श कहा जाता है। तो वो वही बोल रहे कि हिंदी में कितना प्यारा सुनाया जाता है स्पर्श शब्द। नुब्रा द गार्डन ऑफ द नॉर्थ। अब यहाँ पे नुब्रा घाटी या लद्दाख का एक बहुत ही सुंदर घाटी है, उसको गार्डन ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है, उसी के बारे में पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं। एंड स्लेप्ट इन अ टेंट एट सोमोरेरी, ठीक है। सोमोरेरी एक लद्दाख का बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉपुलर लेक है, ठीक है ना। तो वो अपना कुछ एडवेंचर के बारे बात कर रहे कि वो अपन खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किए। वो मतलब पहाड़ी में गए ट्रैकिंग करने के लिए, ठीक है, सियाचिन में गए, काराकोरम को टच किए, नुब्रा में उन्होंने गए, और वो सोमोरेरी लेक के पास एक टेंट लगा के सो करके रहे थे। ये सब उनका एक्सपीरियंस था। एंड द रॉक्स ब्राउन द लेक ब्लू, नीला लेक था, ठीक है, ब्राउन रॉक्स था, काफी सौंदर्य था, मैंने उसी में खुद को समा लिया। आई गॉट होल्ड ऑफ ए स्क्रैप ऑफ मिथ हियर, मुझे यहाँ पे एक टुकड़ा मिथ मिल गया। मिथ मतलब वही उससे जुड़ा हुआ कुछ पौराणिक गाथाएं मिल गई, ठीक है, इस सोमोरेरी लेक के साथ कि सोमोरेरी नाम आया कैसे। एट 15,000 फीट इट्स अ गुड स्क्रैप टू ग्रैब। अब 15,000 फीट का ऊंचाई में कम से कम ये तो एक मिथ का खोज मिलना मतलब काफी अच्छा ही है, ठीक है।
ये थोड़ा सा मतलब उन्होंने क्या बोले, ह्यूमर करके थोड़ा सा बोला। केकेएन दारूवाला का है ना, ह्यूमर काफ़ी आपको मिलेगा, दोनों चीज़ों का पोएम में आपको एकदम भर भर के मिलेगा। एक आपको इमेजरी मिलेगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेजरी, सिम्बॉल्स ढेर मिलेगा, और थोड़ा ह्यूमर भी मिलेगा। ठीक है, अब सिम्बॉल्स आप देख ही रहे कितना सारा है, तो ये ह्यूमर का भी आपको परिचय मिल गया। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी का दिन था। एंड ए वुमन कॉल्ड सोमो राइडिंग अ याक कुडंट रेन हिम इन। सोमो नाम की एक महिला थी, वो एक याक यानी चमड़ी गाय, उसमें एक चमड़ी गाय में बैठ करके वो थी, लेकिन उसको वो रेन नहीं कर पाई थी। रेन मतलब आपको उसको कंट्रोल करना, उसको लगाम नहीं लगा पा रही थी। एज द याक मेड स्ट्रेट फॉर द लेक, अब वो चमड़ी गाय क्या किया कि क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं कर तो वो सीधा जाकर के लेक में घुस गया। शी केप्ट शाउटिंग रीरी रीरी स्टॉप स्टॉप इन टिबेटन। रीरी का मतलब टिबेटन लैंग्वेज में होता है रुको। वो याक को बोलती है कि रुको रुको, लेकिन बट द याक वेंट एंड दे बोथ ड्राउन। लेकिन याक सीधा चल गया और दोनों डूब गए। ठीक है, अब आखिरी पार्ट। द स्टार्स हैव फ्लंग देयर नेट इनटू द सी among the thrashing fish shoal and the lassoed crab look for me। तो जो सितारे हैं ना, उन्होंने फ्लंग मतलब फेंक देना, उनका जो जाल है, सितारों ने अपना जाल कहाँ फेंक दिया है? समंदर में फेंक दिया है। among the thrashing fish shoal, थ्रैशिंग का मतलब होता है आपका पिटाई करना या मतलब आघात करना। अब यहाँ पे आघात करना इन द सेंस कि इतना, यहाँ पे अमाउंट का बात किया जा रहा है कि इतना तादाद में, शोल यानी ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है, इतना तादाद में मछली है कि लग रहा है कि जैसे एक साथ अटैक करने आ रहा है। इतना अमाउंट, इतना वॉल्यूमिनस अमाउंट ऑफ फिश है, ठीक है ना। एंड द लैसोड क्रैब, लैसोड का मतलब होता है आपका एक मतलब रस्सी का एंड में एक हुक लगा हुआ रहता है, उससे क्रैब को पकड़ना। ठीक है, तो वैसे रस्सी, हुक वाला रस्सी से पकड़ा हुआ क्रैब और जो ढेर सारा एकदम गुत्था है फिश का, इन दोनों के बीच में क्या करना? मेरे लिए ढूंढना, मुझको ढूंढना। मतलब क्या है कि मैं खो गया हूं। कहाँ खो गया हूं? इमेजिनेशन में खो गया हूं, ड्रीम में खो गया हूं। अगर मुझे मिलना चाहो तो या तो फिजिकल दुनिया में आओ, फिजिकल दुनिया में आओगे तो कौन दुनिया में? एडवेंचर के दुनिया में आओ, क्योंकि मैंने अपना मन से ये गिला शिकवा ये सब फॉरगेट एंड फॉरगिव करने के लिए डिस्ट्रैक्शन चुन लिया है। ठीक है ना, मैं तो एडवेंचर में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, टेंटिंग कर रहा हूँ, हाइकिंग कर रहा हूँ, ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे मिलना है तो सच में आओ। तो इसका दो सिंबल है, एक तो है आपका सच में जो फिश है और क्रैब है, ठीक है, और वो जो फिशिंग कर रहे हैं, स्टार्स है, सी है, बहुत ब्यूटीफुल एक जगह है। तो ऐसा कोई एडवेंचरस ब्यूटीफुल स्पॉट में आओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अब इसका एक दूसरा सिंबॉलिक अर्थ क्या है? स्टार यहाँ फेट को सिंबलाइज करता है, सी यहाँ प्रेजेंट टाइम को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो जो उनका फेट है, जो उनका भाग्य है, वो वर्तमान पे हावी हो गया है। ठीक है, और उसमें ये जो फिश है, ये जो क्रैब है, ये एक तरीके का इल्यूजन है। ठीक है, जो इल्यूजन के पीछे वो दौड़े थे, ठीक है, फिश, क्रैब, ये सब एक मटेरियल पोजेशन का सिंबलाइज है। इसके पीछे वो जिंदगी भर दौड़ते गए, लेकिन आखिरकार उनका फेट उनको ये चीज अफसोस करने में मजबूर कर दिया, रियलाइज करने में मजबूर कर दिया कि ये सब चीज आखिरकार कोई काम में नहीं आने वाला। तो ये भी एक अंडरलाइन मीनिंग है। तो ये था पूरा पोएम, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन डेप्थ एनालिसिस और सारा मीनिंग चाहिए, ठीक है, सारा सिंबल्स का, तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए, मैं एक बड़ा वर्जन बना दूंगा। ओके, एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोस आर कमिंग।